आपकी कोचिंग एंड जो हीलिंग प्रोसेस है, हुँ, हुँ। ये मेडिटेशन करने में कैसे मदद करता है? और जैसे ही हमारा मन शांत होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव स्टेट में आता है, उस वक़्त हम विजुअलाइज़ेशन स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं हमारे देश में, हुँ, तो कहीं न कहीं ये सारा सोर्स हम उन्हीं से सीख रहे हैं यस। कि वहाँ पर कुछ ऐसे ऋषि बैठे हैं जिनके बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं है हुँ, या कोई आपका ऐसा क्लाइंट हुँ, हो जिसके बारे में आप बताना चाहें कि वो इन मेडिटेशन की पावर से हुँ। जिसकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो। तो अब मेडिटेशन करते-करते, प्रैक्टिस करते-करते शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि मैम अब मुझे इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इन्हेलर मैंने यूज़ करना पहले तो बताती थी कि कम कर दिया, अब धीरे-धीरे बंद हो गया। अब वो रिलेशनशिप किसी से भी हो सकता है, एक बॉयफ्रेंड का एक गर्लफ्रेंड से हो सकता है, एक दोस्त का अपने दोस्त से हो सकता है, एक हस्बैंड का उसकी वाइफ से हो सकता है, एक एम्प्लॉयर का एक एम्प्लॉई से हो सकता है, हुँ। राइट? तो हम उसको कैसे ठीक रख सकते हैं अपने मन को शांत करके? हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं रविंद्र शर्मा टॉक विद रविंद्र शर्मा शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा शरद जी हैं, जो कि एक फॉर्मल प्रिंसिपल रही हैं। डॉक्टर सीमा शर्मा जी ने अपने पूरे स्कूल के अनुभव में, उनकी लगभग 33 साल की जर्नी में, उन्होंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स, ऐसे पेरेंट्स के साथ मिले हैं जो अपने मेंटल जिनके साथ मेंटल स्ट्रेस और अपने घर की परेशानी, कहीं बच्चों का की पढ़ाई की परेशानी के साथ उन्होंने इतना अनुभव लिया है उन लोगों से और उनके अनुभव से आज अपने जीवन में वो एक लाइफ कोचिंग एंड माइंडसेट एजुकेशन के थ्रू लोगों का की हेल्प वो जिस तरीके से कर पा रही हैं, आज हम समझेंगे डॉक्टर सीमा शर्मा किस तरीके से लोगों की मदद कर पा रही हैं लाइफ कोचिंग एंड माइंडसेट हीलिंग के थ्रू। तो डॉक्टर सीमा शर्मा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका टॉक विद रविंद्र शर्मा शो में। तो डॉक्टर साहब, मैं हमेशा पूछता हूँ अपने शो में अपने हर एक गेस्ट से कि आप के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी कैसी रही है फॉर प्रोफेशनल वे में, एज एन टीचर, एज एन प्रिंसिपल। आज एक प्रोफेशनल काम कर रही हैं जो लाइफ हीलिंग का, लोगों को उनके मन में शांति कैसे आनी चाहिए, उनका दिमाग ठंडा कैसे रहना चाहिए, अगर मैं यस, देसी तरीके से बात करूं, माइंडसेट मास्टरी, माइंडसेट लाइफ मास्टरी। कोचिंग। तो आप पहले मुझे अपनी ना पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए कि कैसी जर्नी रही है आपकी स्कूल टू प्रोफेशनल हीलिंग तक। सबसे पहले तो नमस्कार रविंदर जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। और मेरी जो जर्नी जहाँ तक है, क्योंकि टीचिंग में रहे हैं, एजुकेशन में रहे हैं, तो एजुकेशन में आपको कितने बच्चों का के साथ काम करने का मौका मिलता है, कितनी तरह के टीचर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो पहले मैंने एज़ लेक्चरर काम किया, देन एज़ प्रिंसिपल काम किया, उसके बाद एज़ टीचर एजुकेटर काम किया। तो डिफरेंट प्रोफाइल्स में डिफरेंट तरह के लोगों के साथ डील करते-करते ये समझ में आया कि पीपल आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विदिन। लोगों के अंदर कहीं न कहीं कुछ वो मिसिंग एलिमेंट था व्हिच हैज़ टू बी फाउंड आउट, व्हिच हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट एंड देन इट हैज़ टू बी क्योर्ड। तो उसकी हीलिंग बड़ी ज़रूरी थी, ये समझ में आने लगा। और जब धीरे-धीरे जो मुझे समझ में आया वो मैंने उनको डिलीवर करना शुरू किया एंड इट ब्रॉट रिजल्ट्स। तो मुझे लगा कि आई शुड बी अ लाइफ कोच थ्रू आउट माय लाइफ एंड आई वांटेड टू हेल्प पीपल एंड आई वांटेड टू हेल्प पीपल। आपके देखो इस बीच में मैं आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो मैं भूल ही गया हूँ अपने दर्शकों को बताना कि डॉक्टर सीमा शर्मा शरद जी लाइफ कोचिंग के साथ साथ एक बहुत खूबसूरत लेखिका भी हैं। इनकी 4 किताबें अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर मैं अपने व्यूअर्स से बात करूँ, वो उनको पढ़ना या देखना चाहें, तो वो इंटरनेट के माध्यम से जा सकते हैं और उन किताबों को देख भी सकते हैं। तो सीमा जी, हम अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा आपसे ये है कि आपको स्कूल प्रिंसिपल से माइंडसेट इमोशनल हीलिंग कोच बनने के लिए किसने प्रेरित किया? वो शायद कहीं कोई इनर कॉलिंग थी रविंदर जी, क्योंकि हमारा लाइफ पर्पस हमें इनर कॉलिंग के थ्रू ही पता चलता है। कोविड के दौरान जब बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे लोग एंग्जाइटी और स्ट्रेस को जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो उसके चलते हमने भी वही सब एक्सपीरियंस किया। वी वर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फियर एंड सेम डाउट्स। उन दिनों में मेरा जो परिचय था वो हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ थ्रू सम फ्रेंड। मैंने सीक्रेट सीरीज़ को पढ़ा, देन आई केप्ट ऑन रीडिंग बुक्स, उसके बाद मेडिटेशन करना शुरू किया।
और उससे जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती गई और मेरे आसपास के लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आती गई, लाइफ में जिस तरह के चेंजेस आते गए, दैट इज़ अनबिलीवेबल और वो मिराकुलस होते गए। और मुझे लग रहा था कि लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है मेरे प्रति। तो जब मैं अंदर से बदल रही हूँ तो आसपास के लोग भी बदल रहे हैं मेरे प्रति। तो वो एक्सपीरियंसेस जब चेंज होने लगे तो लगा कि यस इट हैज़ टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड। तो लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्यों ना मैं सारी दुनिया को ये बताऊं और सारी दुनिया की मदद करूं इस बारे में। ओके, डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके 33 ईयर्स की जर्नी में आपने बताया कि भाई 33 साल की सर्विस रही है आपकी एज एन प्रिंसिपल और टीचर के साथ, तो कहीं ना कहीं बच्चों का कनेक्ट भी आपके साथ रहा है। यस। और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ टीचर्स और पेरेंट्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ रहता है। तो कैसा लगता है उस टाइम पर जब हम एक टीचर से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, या फिर हम एज एन टीचर पेरेंट से बात करते हैं और उनको समझाते हैं? फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे ये कंप्लेंट्स लेकर आते थे ना कि हम ये करना चाहते हैं और पेरेंट्स नहीं करने दे रहे हमें, या पेरेंट्स हमें आगे पढ़ाना नहीं चाह रहे, शादी करवाना चाह रहे हैं, गर्ल्स की जैसे प्रॉब्लम्स रहती थी, इवन बच्चों की बॉयज़ की भी रहती थी। तो ये मेरे लिए ज़रूरी हो जाता था कि अगर वो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो उसके पेरेंट्स को बुलाकर उसे समझाया जाए कि उनको अपॉर्चुनिटी दो। वो बच्चा आगे जाना चाहता है जिस भी फील्ड में, गिव हिम द फ्रीडम, गिव हिम द अपॉर्चुनिटी, उसको वो मौका देना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को बुलाकर जब मैं समझाती थी तो वो कन्विंस हो जाते थे, क्योंकि जब प्रिंसिपल की सीट से आप बात करते हो ना तो दे अंडरस्टैंड कि कुछ तो इसमें सब्सटेंस होगा जो हमसे कहा जा रहा है, तो उनको समझाना उस जगह से आसान हो जाता था मेरे लिए। कभी कभी ये होता है कि हमें बातें पता होती हैं, हम बताते भी हैं लोगों को, लेकिन हम किस पोजीशन से बोल रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो पेरेंट्स के जब सोच बदलने लगी तो डेफिनेटली बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलने लगी एंड दे वर वेरी हैप्पी। और फिर तो यही हो गया था एज अ प्रिंसिपल कि बच्चे तुरंत मेरे पास आ जाते थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी, इवन आपस में भी कुछ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, उसके लिए भी वो मेरे पास आ जाते थे। तो आई मेड माई सेल्फ सो एक्सेसिबल कि दे कुड अप्रोच मी एंड आई कुड हैंडल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आई कुड हेल्प देम सॉल्व इट। तो बजाय मैं उसके सॉल्व करूं, आई यूज टू चेंज देयर माइंड कि तुमने कैसे सॉल्व करना है इसे एंड हाउ यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द अदर पर्सन। जी। सो दिस हेल्प देम। और ये तो था पेरेंट्स के साथ। रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टीचर्स कैसे डील करते हैं इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि टीचर खुद किस माइंडसेट में है, किस फ्रिक्वेंसी पर है। तो उसकी अपनी सोच को बदलना, उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना, उसको प्यार देना, उसकी सोच को बदलना, वो भी बड़ा ज़रूरी था। तो साइड बाय साइड टीचर्स को बदलते बदलते एक टीचर जाकर 30-40 बच्चों की क्लास को एड्रेस करता है। तो वो टीचर जब उतने बच्चों को एड्रेस करेगा तो नेचुरली उसकी एक हिडन करिकुलम हम कहते हैं जिसे, एक तो वो सब्जेक्ट डिलीवर कर रहा है, टॉपिक डिलीवर कर रहा है, बट वट एवर ही इज़ फीलिंग, ही इज़ थिंकिंग, उसकी पूरी पर्सनैलिटी वो सारी डिलीवर हो रही होती है बच्चे को ऑटोमेटिकली। तो वहाँ पर चेंजेस जब मैंने करने स्टार्ट किए तो इट गेव मी रिजल्ट। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो उसे उसके प्रोफेशन के लिए मोटिवेट करता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पॉइंट था जिससे आप अपने जो आप ये लाइफ कोचिंग देती हैं लोगों को, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग वक्त था, ऐसा कौन सा टाइम था जिसने आपको इतना चेंज किया इस काम को करने के लिए? वेल दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन रविंदर जी। जैसा कि मैंने बताया कि कोविड के दौरान मैंने ये सारी प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी थी। अब मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। तो मेरा जो ग्रैटिट्यूड पर वीडियो था, सबसे पहला वीडियो था, लोगों ने उसको बहुत देखा। उसके बाद और वीडियोस मैंने बनाए कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की जा सकती है, हाउ वी कैन अचीव आवर गोल्स इन आवर लाइफ, मोटिवेशनल वीडियोस। तो लोगों ने देखने शुरू कर दिए। वन डे हम लोग एक ट्रेनिंग हम कंडक्ट कर रहे थे, उस ट्रेनिंग में मैं भी थी। तो एक टीचर सामने से आई मेरे पास एंड शी हग्ड मी ऑल ऑफ ए सडन कि सीमा मैम, मैं आपको बहुत दिनों से मिलना चाह रही थी। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। और मैं हैरान थी कि वो मुझे मिलकर रो क्यों रही हैं। देन शी टोल्ड मी कि आपका मैंने ग्रैटिट्यूड का वीडियो देखा था और उसको मैंने सुनकर मेरे अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मैंने उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और मैम, मेरे घर में रिलेशनशिप्स के इशू थे, वो एकदम से इतने ज़बरदस्त चेंज हो चुके हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि अगर मेरे वीडियोस इस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, तो अगर मैं खुद से लोगों तक अप्रोच करूं या खुद लोगों से मिलूं या पर्सनली अगर मैं उनको हील करने की कोशिश करूं, तो इट विल हेल्प देम इवन मोर।
तो वहाँ से मेरा माइंड चेंज होना शुरू हुआ एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगने लगा कि यस पर्सनली मुझे मदद करनी चाहिए। आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल जो भी मेरे पास आते थे, तो वहाँ से फिर मेरी तो जर्नी लोग स्टार्ट कहीं हो ना गई। कहीं आपकी बातों को सुन के और उस पर इम्प्लीमेंट करते थे कहीं ना यस, कहीं, यस, और वो कहीं ना कहीं उनको मदद करते थे। यस, तो दैट्स वाई आप उनसे इतना आपको मोटिवेशन मिला और आप इस काम में आए। यस, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा है। यस। ठीक है। सीमा जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया है, उनको कहीं न कहीं आपने मेंटर किया है और उनको आपने बात की है, अपनी बातों से उन्हें समझाने का कोशिश किया है। क्या आज भी आपके वो क्लाइंट कहीं न कहीं उस स्ट्रगल से या उस मेंटल इमोशन से ऐसा फ़ील करते हैं, या फिर कैसा उनको लगता है? क्या तरीका होता है आपको उनसे बार-बार, मतलब दोबारा उनसे पूछने का कि भई क्या चल रहा है लाइफ़ में? जैसे कि हर एक बिज़नेसमैन, हर एक दुकानदार, हर एक तरीका का वो प्रोफ़ेशनलिस्ट जो रिव्यू लेता है अपने क्लाइंट से। तो क्या आपने कभी ऐसा जानने की कोशिश की है कि भई क्या चल रहा है लाइफ़ में? कैसी लाइफ़ चल रही है? ठीक है, नहीं है, क्या है? यस, रविंदर जी, मैं कनेक्टेड रहती हूँ उनके साथ। जो भी लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं, उनको सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस तरह से उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें बार-बार मेरे पास ना आना पड़े। उनका अपना ही माइंडसेट इस तरह से चेंज हो जाए कि उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाए बिल्कुल। नज़रिया बदल जाएगा तो जैसे कि मैं कहती हूँ आई एम अ लाइफ़ कोच जो बदले सोच। तो जब आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी तो अपने आप चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएँगी। तो जैसे-जैसे उनकी लाइफ़ में सोच बदलने की कोशिश वो करते हैं, उसको प्रैक्टिसेस करते हैं, जो टेक्नीक्स मैं बताती हूँ उसको फ़ॉलो करते हैं, एवरीडे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं उन्हें गाइड करती रहती हूँ। तो विदिन 3 टू 4 मंथ्स उनमें ज़बरदस्त चेंज आ जाता है। ख़ास करके ऐसे लोगों के साथ भी मैंने काम किया है जो बहुत डिप्रेशन से गुज़र रहे थे, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को झेल रहे थे, फ़िज़िकल उनकी प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा, वो भी हील होनी शुरू हो गई। तो लोगों को जब ये मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिले तो उन्होंने उन टेक्निक्स को हमेशा के लिए अपना लिया। तो बात वही है कि कभी-कभी लोग पूछते हैं कि मैम आपकी टेक्निक्स कितने दिन करनी पड़ेंगी? तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको खुशी कितने दिन चाहिए? आपको सुख कितने दिन चाहिए? राइट। हमेशा चाहिए। तो हमेशा पेशेंस की प्रॉब्लम होती है लोगों में। एग्ज़ैक्टली, तो हमेशा करो प्रैक्टिस। जैसे-जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी लेवल हाई होता जाएगा, हमारा ऑरा एक्सपैंड होने लगेगा, तो अपने आप चीज़ें बदलने लग जाती हैं, हमारे अंदर, हमारे बाहर। तो पीपल आर फॉलोइंग दैट। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया है कि अब कंप्लीटली उनकी लाइफ़ चेंज हो चुकी है। अब वो पुराने वाले उस रूप को जब देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें उन्हें लगता है कि अरे! हम कहाँ थे, कहाँ आ गए? तो गोल मतलब ए से बी जगह पर जाने में उनको जो वक़्त लगा, अब वो बी से ए पर कभी वापस नहीं जाना चाहते। तो डेफ़िनिटली दे आर फॉलोइंग दोज़ टेक्निक्स और वो मैजिकल रिजल्ट्स उनको दे रही हैं। तो लोग मैं उनसे पूछती रहती हूँ, बातचीत होती रहती है, तो मुझे पता है दे आर डूइंग वेरी, वेरी वेल। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि आजकल जैसे हम लोग भी मार्केट में रहते हैं, हम लोग भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो लोगों में ना एक एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ओवरवार्म, ये इतना आम क्यों होता जा रहा है? मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग पता नहीं किस रेस में दौड़े जा रहे हैं और वो परेशान ही रहते हैं। मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत बार मैंने बोला भी है अपने पॉडकास्ट में, मैंने बहुत सारे अपने गेस्ट से भी ये बात पूछी है कि अभी आप भी जब अपने घर से स्टूडियो तक आ रहे होंगे, तो कभी आपने नोटिस किया है कि कोई सामने जो बराबर में आपकी कार चल रही है उसमें कोई एक व्यक्ति बैठा होता है, कोई आदमी बैठा होता है, कभी उस लोगों के चेहरे पे ना हमें खुशी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ और वो किसी न किसी टेंशन में अजीब सी शक्ल बना के चलते रहते हैं। तो ये इतना आम क्यों, इतना ऐसा क्यों होता जा रहा है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं? ये वो लोग हैं जो किसी बात पर मैं किसी से खफ़ा हूँ, ऐसे वाले लोग होते हैं। तो मैं इसका जवाब इस सेंस में दूँगी कि इसके 2 रीज़न्स होते हैं। नंबर 1 कि वो खुद से कनेक्टेड नहीं है एंड नंबर 2 वो गॉड से कनेक्टेड नहीं है। हुँ, तो अगर ये 2 कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं ना, तो बीच का chaos अपने आप हट जाता है। और खुद से तो बहुत लोग कनेक्टेड नहीं हैं, दे डोंट नो कि उनको चाहिए क्या लाइफ़ में। आप कभी-कभी किसी से पूछोगे ना कि आप परेशान हैं, हाँ, बड़ी परेशानी है लाइफ़ में, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा, आप क्या चाहते हो लाइफ़ से? दे हैव टू थिंक कि उन्हें चाहिए क्या? और अगर मान लो वो कहें कि सपोज़ पैसे की कमी है कि मुझे पैसा चाहिए बहुत सारा, अच्छा कितना और क्यों चाहिए? मैंने कि जब ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करती हूँ तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि दे आर नॉट क्लियर अबाउट देयर गोल्स कि उनको चाहिए मगर कैसे चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, दे डोंट नो अबाउट इट। तो वो खुद से ही कनेक्टेड नहीं है, अपने आप को ही नहीं हम जान पाए आज तक
कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं उसको अचीव करने की कोशिश कैसे करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ना हाउ इसमें उलझे रहते हैं कि चीज़ों को मैं कंट्रोल कर लूँ, आई एम द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा लोग समझते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। आई एम कंट्रोलिंग ओनली माई एक्शंस, जो मेरे को यहाँ पे कर्म करने हैं वही तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ना, बाकी आसपास कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पर आकर लोग अटकते हैं इस चीज़ के लिए। एंड 90% ऑफ आर एनर्जी इज गोइंग इन टू कंट्रोलिंग द थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, एंड 10% ऑफ आर एनर्जी इज गोइंग इन टू कंट्रोलिंग द थिंग्स विच वी कैन कंट्रोल। तो अब आप सोचिए कि इतना ज़बरदस्त जो गैप है, अगर उसे रिवर्स कर दिया जाए तो अपने आप लाइफ चेंज हो जाएगी, लोगों की सोच बदलेगी, एंजाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी। ओके, आप एक मतलब कहना चाह रहे हैं कि लोगों के कहीं ना कहीं टारगेट सेट नहीं है, वो कहीं ना कहीं पैसे को ही लेगेसी समझ रहे हैं, हम्म। कुछ ऐसा समझ रहे हैं लोग, पैसे को खुशी समझते हैं। खुशी हाँ, समझते हैं, हाँ, जबकि पैसा खुशी नहीं है। यस, मतलब पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, सब हम कुछ ऐसा नहीं कहते है, कोई हैं, भी ये कहना चीज़ सब चाह कुछ नहीं है। हम ये हम्म, सोचते हैं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, फिर बड़ी गाड़ी आ जाती है तो भी खुश नहीं है। हम्म, तो इसका मतलब खुशी गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, खुशी मेरे अंदर है। अंदर जब तक मैं तलाश उसे नहीं करूंगी वो कहाँ है, तो वही देखना है। और खुश अगर रहना है, मुझे रहना आ गया, क्योंकि ये भी एक आर्ट है, अगर मुझे खुश रहना आ गया 24/7, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आ रही हैं जा रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम दुखी तो तभी हो रहे हैं ना कि मेरे को जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। ज़िंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। हम्म, तो ज़िंदगी में जो मिल रहा है उसका शुक्रिया अदा करें, जितनी चीज़ें मेरे पास हैं उसका शुक्रिया अदा करें, तो अपने आप हम खुश रहने लग जाएंगे। और फिर जो चीज़ें जा रही हैं उनका भी कोई दुख नहीं, जो नहीं मिल रही उनका भी कोई दुख उनका नहीं। कोई दुख तो आई एम नहीं। हैप्पी ऑल द टाइम। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा कौन से माइंडसेट के लोगों को फियर, स्ट्रेस और सेल्फ सबोटेज के चक्कर में फंसाए रखती हैं? यही चीज़ें हैं कि जो लोगों को लगता है कि हम भगवान से क्योंकि लोग भगवान से कनेक्टेड नहीं हैं, सरेंडर भाव से नहीं जीते हैं, समर्पण नहीं है हमारे अंदर। तो हम जब कोई काम करते हैं तो हमारा जो अटैचमेंट है उसके रिजल्ट के साथ हो जाता है। सपोज़ मैंने कोई एक्शन लिया, आज कोई काम किया, उसके आउटकम, उसके रिजल्ट के साथ मैं इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ कि जब तक वो रिजल्ट मुझे मिल नहीं जाता, मैं उसी के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचती रहती हूँ, जिससे मेरा अपना स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाती है उससे। जबकि मेरा कंट्रोल एक्शन तक था, मैंने ले लिया, अब उसका रिजल्ट जैसा मैंने काम किया है वैसा ही मिलेगा। मैंने आम का पेड़ बोया है, तो आम ही तो मिलेगा ना मुझे, मैं सेब की उम्मीद तो नहीं कर सकती उससे। तो जो मैंने किया है उसका फल मुझे मिल ही जाएगा, जितना और जैसा मैंने काम किया है। तो लेट्स लीव इट टू द वर्ल्ड। वो सरेंडर भाव से अगर हम जिए कि मैंने अपना काम जो करना था वो मैंने बेस्ट कर लिया, बेस्ट इंटेंशन के साथ कर लिया और एक अच्छी भावना के साथ कर लिया, अब आगे उसका जो फल मिलेगा वो जो ईश्वर को मंजूर होगा वो वैसा मुझे फल देंगे और वो मुझे कबूल है। तो वो एक्सेप्टेंस आनी भी बड़ी ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस भी तो नहीं है ना हम में, वी डोंट एक्सेप्ट पीपल, वी डोंट एक्सेप्ट सिचुएशंस। जो मेरे साथ हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, अरे दिस इज़ व्हाट आई हैव अट्रैक्टेड, क्योंकि मैं आज इस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही हूँ, मेरी एनर्जी लेवल ऐसा है, तो डेफिनेटली आई एम गेटिंग ऑल दोज एक्सपीरियंसेस। इफ आई वांट टू चेंज समथिंग आउटसाइड, आई हैव टू चेंज समथिंग इनसाइड मी। अगर मैं वही करती रहूँगी जो कल तक कर रही थी, तो मुझे वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो कल तक मिल रहे थे। रिजल्ट्स बदलने हैं तो एक्शन बदले, सोच बदले। जी डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं कि इंसान को, जो हम भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान से कनेक्ट रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट हैं या फिर वो एक बिजनेसमैन है, चाहे वो टीचर है, वो कोई भी है, मतलब कहीं ना कहीं उनको मेडिटेशन से कनेक्टेड रहना चाहिए। यू मीन टू से, आई थिंक, मुझे लग रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें जो लोग भी देख रहे हैं या जो भी देखेंगे, वो देखिए घर से निकलते टाइम भगवान को एक अगरबत्ती तो सभी लगा के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मतलब उस धूप से नहीं है, मतलब उस ध्यान से है जो हमें करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हम नहीं करते हैं। यस, बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसा हाँ, है, आपको बिल्कुल। लगता है ना? अब 5 मिनट भी अगर आंखें बंद करके हम बिल्कुल शांत मन से अगर बैठ जाते हैं, ज़ीरो स्टेट पे आ जाते हैं, ज़ीरो थॉट स्टेट पे आ जाते हैं, तो वो भी बहुत है। मतलब वो इट्स लाइक इनफाइनाइट पावर दैट गेट्स जनरेटेड इनटू अस। हमारी अपनी पावर से जनरेट हो जाता है और प्लस हम उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो भगवान गाइडेंस हम सबको दे रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ना क्लटर इतना है थॉट्स का कि हम उस गाइडेंस को रिसीव ही नहीं कर पा रहे। रिसीव ही नहीं कर पा रहे। जैसे सड़क पे ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, तो मुझे सड़क दिखाई ही नहीं देगी,
अगर वो ट्रैफिक हट जाएगा तो मुझे सड़क सीधी सीधी दिखाई दे रही है, वो रोड मैप दिखाई दे रहा है। तो हम अपने उस क्लटर को जब तक शांत नहीं करेंगे, और वो मेडिटेशन से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। हम्म, तो आप मेडिटेशन में जब बैठते हैं, वो क्लटर हटता है, उस वक्त गाइडेंस मिलती है, और उस वक्त आइडियाज़ आने शुरू होते हैं, उस वक्त समझ आनी शुरू होती है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। जी डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ और बताइए, आजकल क्या है कि इमोशनल सप्रेशन हम्म, ये किस प्रकार मेंटल एंड फिजिकल थकावट का कारण बन रहा है? इमोशंस हमारी, रविंदर जी, हम ना, मतलब हम लोग देखते हैं, कई बार हमारे पे भी ये चीज़ देखने को मिलती है हमें। हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन लगता है कि पता नहीं कितना काम करके आए हैं हम, और एक अजीब सी थकावट शरीर में, एंजाइटी, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा, ये लोगों के ऊपर ना थकती सी चली जा रही है, लोग परेशान रहते हैं। तो उसको क्या वजह है इससे? इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि हमारी जो इमोशनल स्टेट है ना, वो डायरेक्टली हमारी फिजिकल स्टेट से कनेक्टेड है। आप कभी भी देखिए कि अगर आप उदास हैं, तो आप सिर्फ स्माइल कर दीजिए, ट्राई कर सकते हैं आप इसे, जस्ट स्माइल। अभी आपको लगेगा कि फेक स्माइल क्यों कर रहा हूँ मैं तो मन से उदास हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट जस्ट कीप अ स्माइल फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स, और मन में एक अच्छी सी एफर्मेशन बोल दें कि आई एम वेरी हैप्पी। आपको देखेंगे कि विद इन अ फ्यू मिनट्स आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपका मन उदास होना बंद हो जाएगा, आपको एकदम से कुछ ऐसा ध्यान में आ जाएगा कि मैं इस काम को करूँ, गाना सुन लेता हूँ, चलो मैं कहीं चला जाता हूँ। आपकी फिजियोलॉजी चेंज करते ही, आपके अंदर की मेंटल स्टेट, आपकी इमोशनल स्टेट बदलते ही आपके अंदर सब कुछ बदल जाता है। तो हम उदास होते हैं, तो हम सोचते रहते हैं कि मैं उदास हूँ, और क्यों उदास हूँ उसके बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उसको सोच रही हूँ, तो उसी को और अंदर अपने ग्रो कर रही हूँ। स्माइल करेंगे तो स्माइल को ग्रो करेंगे, आई एम हैप्पी ये बात सोचेंगे तो आप हैप्पीनेस को ग्रो करेंगे अंदर। दिस इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात कि हमारी जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाकर किसी पार्ट में स्टोर हो जाती हैं, और बचपन से हमने ना जाने कितने फियर्स, कितने ट्रॉमास, कितनी एंग्जाइटीज़ झेली होंगी जो हमें पता भी नहीं है। बच्चे को तो वैसे भी नहीं पता होता कि मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन वो उसके अंदर बैठ जाती है बात। तो वो इमोशंस हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो गई हैं जाके, और उस तरह की इमोशन बार बार जनरेट हुई है इतने सालों में, बार बार स्टोर हुई है, तो वो इतनी ज़्यादा पुख्ता हो गई है वहाँ हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी में डिजीज़ की फॉर्म में वो हमारी बॉडी उसे टॉक्सिन्स को निकालने की कोशिश करती है। तो डिजीज़ और कुछ भी नहीं है, इस डिस-ईज़। बॉडी को जो डिस्कम्फर्ट हुआ उस इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, वो उसको निकालना चाह रही है बाहर, तो जिसे हम कहते हैं कि अरे डिजीज़ हो गई। तो अगर डिजीज़ को भी हमने ठीक करना है, ईज़ में लेकर आना है, तो हम इमोशनल स्टेट बदलना शुरू कर दें, डिजीज़ अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने उसको बढ़ाया है वैसे ही हम उसे कम भी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस करते करते हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। टाइम पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, पर्सनल मूवमेंट से डिस्कनेक्शन हम्म, हमारे दुखों में ये मतलब क्या भूमिका निभाता है? प्रेजेंट मोमेंट से। यस, हम्म, मतलब कई बार क्या होता है ना कि मेरी खुद की कुछ ऐसी चीज़ें जिनको सोच के, जिनको करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, हम्म, लेकिन अगर मैं उन्हीं से ही डिस्कनेक्ट हो जाऊं, हम्म, मतलब उनके बगैर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को प्रायोरिटी समझ लेते हैं, उनको हमें लगता है कि ये चीज़ हमारी लाइफ में रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ये लाइफ में नहीं होगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो वो चीज़ जब हमारी लाइफ से हटती हैं तो कहीं ना कहीं एकदम हमें ना ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ से पता नहीं क्या चला गया। तो वो जो इमोशनल वाला भाव होता है, उसका क्या क्या रोल है, उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं उस चीज़ को? रविंद्र जी, हमारी ना कुछ, एक तो प्राइमरी स्किल्स होती हैं और हमारा लाइफ पर्पस होता है। ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम पैदा होते हैं ना, हम अपनी वो स्किल्स लेकर आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली डांस करने लग जाते हैं, उनको बड़ा बहुत शौक होता है, उनको कहना भी नहीं पड़ता है, एंड दे म्यूज़िक बजते ही वो स्टार्ट हो जाते हैं, या म्यूज़िक बजते ही वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ना इनहेरेंट हम स्किल्स लेकर आते हैं बाय बर्थ, उन पर हम जब काम करते हैं तो हम खुश रहते हैं, वो हैप्पीनेस हमें देती है, क्योंकि वो हमारा सोल पर्पस है। कहीं ना कहीं वो सोल उस स्किल को पास्ट जन्मों से लेकर आई है, और वो इस जन्म में भी उसे और पॉलिश करना चाहती है। हम उसे नहीं कर रहे हैं, हम उलझ गए दूसरी चीज़ों में कि पढ़ाई कर लो, तुम मार्क्स ले लो, साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। वो शायद हमारा पर्पस था भी नहीं, इस दुनिया में आने का हमारा पर्पस कुछ और था। तो हम जैसे जैसे
अपनी सोल से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं तो वो डिससेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाता है, अनहैप्पीनेस भी बढ़ता जाता है। तो उसको अगर करेक्ट करना है हमने तो डेफिनेटली मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है, ग्रैटिट्यूड हेल्प करता है, क्योंकि जब हम इन प्रैक्टिसेस को करते हैं ना, वो हमें उन्हीं चीज़ों पर वापस लेकर जाती है जो हमारा सोल पर्पस था, वो जोड़ देती है दोबारा जाकर। इसी चीज़ को डॉक्टर साहब मैं एक आज की यूथ को लेकर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कहीं-कहीं कभी-कभी हमें न्यूज़ में भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि जो टीनेजर्स के बच्चे हैं या टीनेजर से जो लोग बाहर अभी भी निकले हैं, जिन जो किसी रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखकर, जिनका रिलेशन लगभग ये 3 से 4 साल तक चल रहा है। बाय चांस किसी वजह से कोई एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो दूसरे को जो पहला बंदा है उसको मैं ये क्वेश्चन मेरा पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एलेबरेटेड फॉर्म में आपसे पूछना चाह रहा हूँ ताकि हमारे व्यूवर्स को समझ में आ सके कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो कभी-कभी ना उन लोगों को ये लगता है कि मुझसे पता नहीं क्या छूट गया। ना तो ब्रेकअप हो जाता है जो। ना तो वो काम हो गया, यस एग्जैक्टली ये सही वर्ड था, ब्रेकअप। तो उनको ये लगता है कि भाई तेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई, ना उसका काम में मन लगता है, ना उसकी पढ़ाई में मन लगता है, ना वो घर वालों के साथ बैठ के बात करता है। तो मतलब एकदम बाहरी दुनिया से ना वो खत्म हो जाता है उसका रिलेशन। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे कि भाई जीवन क्या है और उसको क्या से समझना चाहिए? उनको समझाने के लिए तो ये कहा जा सकता है कि अब जब ब्रेकअप होता है तो हम डेफिनेटली उस सोल के साथ अटैच हो गए, उस पर्सन के साथ अटैच इतने ज़्यादा हो गए कि हम खुद को भूल गए। तो एट सम पॉइंट वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद द अदर पर्सन। हमने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली ना, आई बिकम द अदर पर्सन। वो प्रेम कह लो, वो अटैचमेंट कह लो या इन्फैचुएशन कह लो, कुछ भी कह लो, हम वही बन जाते हैं। जैसे मीरा का प्रेम था भगवान कृष्ण के लिए, बट अगेन मीरा ने कृष्ण से पाने की इच्छा नहीं रखी थी ना कि मुझे मिलेंगे तो ही मैं प्रेम करूंगी। और अभी की जनरेशन क्या है कि आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। तो वो जो पाने की इच्छा रहती है ना, एक्सपेक्टेशंस, वो इतनी हाई रहती हैं कि मुझे अगर नहीं मिला तो आई एम गोइंग डाउन द ड्रेन। फिर लोग जो है उनको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। उनको डिप्रेशन आता है डेफिनेटली, तो जब आप टॉक्सिक हो जाते हो तो आपका जो पार्टनर है वो आपकी टॉक्सिसिटी को सहन नहीं कर पाता, वो छोड़ के चला जाता है। तो एक तो रीज़न ये है कि आप टॉक्सिक हो रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने लाइफ में कोई पार्टनर उनको चाहिए तो कैसा चाहिए। दे शुड जॉट इट डाउन, जर्नलिंग कर ले उसके बारे में कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। ही शुड बी गुड लुकिंग, ही शुड बी सिंसियर, ही शुड बी सिंपल, लविंग, रिस्पेक्टफुल। और फिर मन में सोचें कि मैं हूँ क्या ऐसी, क्या मैं ऐसी हूँ। ये जो मैंने इतने 10 पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो क्या मैं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो ये क्वेश्चन मुझे खुद से करना चाहिए कि मैं ऐसी कैसे बनूँ। जब मैं ऐसी बनूंगी तो तभी वैसा पार्टनर मुझे मिलेगा जिस वाइब्रेशन या जिस फ्रीक्वेंसी पर है, क्योंकि वी ऑल आर एनर्जी बींग्स। हम इस चीज़ को मैं बता सकती हूँ यहाँ पर व्यूअर्स को भी कि जब हम एटॉमिक फॉर्म में अगर देखा जाए या साइंस पढ़ते हैं, क्वांटम थ्योरी को पढ़ते हैं, तो वो ये बताती है कि वी ऑल कैन बी नैरो डाउन टू एन एनर्जी पार्टिकल। तो हम जो एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं वो इट्स कलेक्शन ऑफ दोज एनर्जी पार्टिकल्स। तो वो जिस फॉर्म में कलेक्शन हुआ है, जिस फॉर्म में उसकी बॉन्डिंग है, उसी फॉर्म में हम आपको नज़र आ रहे हैं एक दूसरे को। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी एनर्जी फॉर्म है, तो इनका भी ऑरा है, इनकी भी एनर्जीज है। तो इसी तरह से जब इंसानों की भी एनर्जी है, अगर मैंने अपनी एनर्जी को उस एनर्जी के साथ अलाइन कर लिया जो मैं चाह रही हूँ, जो मैंने पेपर पे लिखा है, तो डेफिनेटली वो बंदा वैसा ही होगा, मिलेगा भी वैसा। और अगर मिल गया तो वो छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो उसी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रही हूँ। तो हमारी जब फ्रीक्वेंसी मैच करनी शुरू हो गई तो हम वी विल स्टे टुगेदर। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कहीं गड़बड़ा गई आपस में तो हम में से कोई एक अलग हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं। हम अपने पिछले जन्मों से अपने कनेक्शंस लेकर आते हैं। किस सोल ने कब हमारी लाइफ में आना है, कौन सा लेसन सिखा के जाना है, कितनी देर रहेगा। तो जैसे ये स्टेज है ना, दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तो हम उस पर किरदार निभा रहे हैं अपना। तो आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, आप कोई रोल लेकर आए हो, कितने दिन रहोगे, दिस इज स्क्रिप्टेड ऑलरेडी बाय द डिवाइन। तो हर व्यक्ति ने किसी न किसी की ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर रोल प्ले करने के लिए आना है। वो कितनी देर के लिए आएगा, या तो वो लेसन सिखाने आएगा तुम्हें कोई ट्रॉमा देकर, या फिर वो आपको प्रेम देकर आपको अपग्रेड करने के लिए आएगा। इट कैन बी एनीथिंग। तो बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि मेरे जीवन में जो आया है वो मैंने ही अट्रैक्ट किया है बाय माय ओन फ्रीक्वेंसी,
और या फिर मेरे अपने कार्मिक कनेक्शंस की वजह से। और अगर वो जा रहा है तो इट्स गुड फॉर मी। कभी कभी कोई एनर्जी का जीवन से चले जाना एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारे लिए, कि मेरे जीवन में कुछ बेटर आने वाला है, कुछ अच्छा आने वाला है। कोई सफरिंग भी आती है ना, तो वो ये बताने के लिए आती है कि ये सफरिंग आई है, लेसन लर्न कर लो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जाता है कि मुझे साइकिल चलानी है रोड पर, माँ कहती है नहीं चलानी नहीं चलानी, वो नहीं मानता, तो माँ उसे थप्पड़ लगाती है खींच के, नहीं मानेगा। तो या फिर अगर तब भी वो नहीं मानता, तो फिर भी वो चलाने चला जाता है, तो फिर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भगवान भी इसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। पहले वो एक कोई छोटा हमें ट्रॉमा देंगे, नहीं समझे हम, फिर दूसरा देंगे, फिर तीसरा देंगे। तो बच्चों की जो बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, ये जो ब्रेकअप का पैटर्न चल गया है उनकी लाइफ में, दे हैव टू सिट एंड थिंक कि ये पैटर्न क्यों हो रहा है। कहीं प्रॉब्लम मेरे अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर जो टॉक्सिसिटी है, जब तक मैं उसे रिमूव नहीं करूंगी तब तक वो पार्टनर आते रहेंगे जाते रहेंगे ऐसे ही। तो मुझे अपने अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा, देन आई विल गेट द आइडियल पार्टनर दैट आई वांट फॉर माई सेल्फ। अगर हम एक शब्द में ऐसे बच्चों को, बच्चे क्या, मैं तो बड़ों की भी बात करूंगा, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं आजकल। सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं लोग, उनको ये नहीं पता क्या चीज़ पोस्ट करना चाहिए, क्या पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो जहाँ तक कि आपने ये इतनी क्लियर बात समझाई है इस चीज़ को लेकर, तो मुझे लगता है कि भैया एक बात समझ लो, जिंदगी में जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है। अगर कोई एक चीज आपसे दूर जाना चाह रही है तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति उसको दूर लेके जा रही है, डेस्टिनी उसको दूर लेके जा रही है, उसको जाने दो और आगे बढ़ो। यस, नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल मुझे लगता है ये बिल्कुल एक सही चीज है, ना कि उस एक व्यक्ति के लिए हम एंटायर लाइफ को खराब करें, अपनी फैमिली को खराब करें, और उस एक हर एक इंसान को जो हमारे साथ बैठना पसंद करता है या हमारे साथ बातें करना किसी को अच्छा लगता है या किसी को हमें देखना बहुत पसंद है, उन सब को भूल के हमें मुझे नहीं लगता कि हमें उस एक आदमी पे फोकस करना चाहिए जो चाहता ही नहीं कि मैं तेरे साथ रहूं। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली ना, अपनी इमोशंस की चाबी किसी और को क्यों देनी क्यों देनी है। बहुत 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 लाइक डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल हीलिंग जिसकी आप बार बार बात कर रही हैं, ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ना, यही जैसे अभी आपने बताया ब्रेकअप वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, हम इमोशनली जब हर्ट होते हैं ना, हम वहीं पे अटक जाते हैं, उसी लम्हे में अटक जाते हैं जब हमें हर्ट किया गया। कोई ज़िंदगी से चला गया, किसी ने हमें क्रिटिसाइज़ कर दिया, हम फेल हो गए, ये सारी चीज़ों पर यहीं पे अटके रह जाते हैं कि ओहो अब तो आगे कुछ नहीं होने वाला। तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि अब मैं इसी इमोशंस पर रहूँगी, और मेरा इमोशनल लेवल क्योंकि डाउन है तो उस वक्त मैं शायद गलत फैसले कर लूँ, शायद मैं गलत एक्शंस लूँ, क्योंकि मेरी इमोशनल स्टेट उस वक्त अच्छी नहीं है। तो अपनी जो स्टेट है ना, ब्यूटीफुल स्टेट में आ जाओ, हैप्पी स्टेट में आ जाओ। वो कैसे आ जाओ? अगेन द सेम क्वेश्चन, कि हमें कुछ टेक्निक्स डेली फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कबीर जी कहते थे कि दुख में सिमरन सब कहे करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। हम लोग ना जब रोते हैं ना, तब हमें याद आती है, हम भगवान के सामने बैठ जाते हैं, भगवान हमें बचा ले। तो भगवान बोलेंगे अभी तक भी तो सब अपने आप ही कर रहा था, अब भी खुद ही कर ले, मेरे पास क्यों आया है तू? तो हम हर वक्त मेडिटेशन डेली करें, चाहे 5 मिनट की करनी हो, चाहे 2 मिनट की करी हो, थोड़ा सा वक्त अपने साथ आंख बंद करके बिताएं, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, थोड़ी देर डिवाइन एनर्जी के साथ बात करें। क्योंकि हम ना मांग रहे हैं इंसानों से, इंसान तो हर इंसान ही मांग रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी से मांग रहा है, तो हम सब मांगते बने हुए हैं एक दूसरे के सामने। गिवर कौन है? गिवर कौन है? एग्जैक्टली। तो एक दूसरे से मांग रहे हैं, तो हम सबका प्याला खाली है, तो खाली प्याला खाली प्याले से क्या मांग रहा है? आप उससे मांगो ना, भगवान से। हम वो फेथ ही नहीं है हमारे अंदर कि हम उससे मांगेंगे वो हमें दे देगा। बच्चों में से अगर पूछो ना, तो ऐसे भगवान क्या कर लेंगे, यहाँ एक्शन तो हमने ही लेना है ना। अरे एक्शन लेने की विजडम और गाइडेंस तो वहाँ से मिलेगी ना तुम्हें, ऊपर डिवाइन गाइडेंस तुम्हें वहीं से मिलेगी ना। गेट कनेक्टेड टू दैट डिवाइन एनर्जी, और वो मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है डेफिनेटली। तो जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो हमें बताते भी हैं। हम आंख बंद करके अगर मांग लेंगे ना कि मेरी ये समस्या है, भगवान प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे गाइडेंस दे दो, मुझे विजडम दे दो, और मैं आपके सामने समर्पण करती हूँ। आप इतना ही बोल दो डेली, अगर ये सेंटेंस भी आपने बोल दिया ना डेली, आप यकीन मानिए चीज़ें अपने आप बदलने लग जाएंगी। आपको कहाँ से गाइडेंस आएगी, कौन गुरु बन के आएगा आपके जीवन में, कौन सी किताब आपको आके गाइड कर जाएगी, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन गाइड यू। डॉक्टर साहब, मेडिटेशन के बारे में अभी आपने बताया, तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट मेडिटेशन को लेकर ही है।
अच्छा, आप क्या समझा सकते हैं कि विजुअलाइजेशन हम्म और जो आपका ब्रीथ फ्लो है, हम्म इन दोनों के थ्रू हम किस तरीके से इन चीज़ को समझ सकते हैं? हम्म जैसे कि आप अभी आपने मेडिटेशन की बात करी, मुझे लगता है कहीं न कहीं मेडिटेशन ये 2 चीज़ों के ऊपर ही टिकी हुई यस है। तो क्या हम अपने व्यूअर्स को ये बता सकते हैं व्यूअर्स को कि कैसे आप इन दोनों के इस्तेमाल से, हालाँकि ये बहुत मुश्किल सवाल है जो मुझे लगता है, हम्म लेकिन कोई ऐसा शब्द जिनसे हम उनको ये ईज़ी कर पाएँ कि अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपके जीवन में ये बदलाव हो सकता है। हम्म कोई ऐसा पॉइंट अगर हम बता सकें? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली लोगों को ये जानना चाहिए। पहले मैं ब्रेथ पे बात करती हूँ कि हमारी जो ब्रेथ होती है ना, प्राण शक्ति, आप देखो कि हम पहली सांस जब अंदर लेते हैं तो हम जन्म लेते हैं, आखिरी सांस जब छोड़ते हैं तो दुनिया से चले जाते चले हैं। जाते हैं। तो दो प्राणों के बीच में जो है वही जीवन है। प्राण कितना इम्पोर्टेंट है, उसका होना या ना होना हमारे अस्तित्व को बताता है, हमारे एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है वो ब्रेथ हमारे लिए। अब हम सारा दिन सांस ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं कितनी सांसें ली, कैसी ली, कोई मतलब नहीं है हमें। आप हमेशा, अगर मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूँगी कि आप नोटिस करिएगा, जब आप गुस्से में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, आप आंख बंद करके एक बार सांसों पर ध्यान लगाकर ये देखो कि मेरी सांसों की स्पीड कैसी है। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड तेज़ हो गई है, इवन टेम्परेचर, बढ़ गया उसका है। वेट, हुँ, है ना। आप कभी भी इसे नोटिस करें, आंख बंद करके जब बैठेंगे, आप जब एंगर, एंग्जाइटी या ऐसे वाली स्टेट में, लो इमोशनल स्टेट में होते हैं जब आप, तो उस वक्त आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गति बढ़ गई है, उसका वेट बढ़ गया है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। और ऑन द अदर हैंड उसे कंपेयर करें जब आपका मन शांत है। आज आपको किसी ने कोई गिफ्ट ला कर दिया, कोई बहुत अच्छी घटना घटी, किसी ने तारीफ कर दिया, आप बहुत खुश हैं, इस वक्त मन शांत है आपका, उस वक्त आप 5 मिनट बैठें और सांस पर ध्यान लगाएं। आप पाएंगे कि आपकी सांस हल्की है, उसका टेम्परेचर भी बड़ा सूदिंग है, कूल है, और उसकी स्पीड भी हल्की है, स्पीड भी कम है, धीमी है। तो क्या हम इससे ये नहीं जान सकते कि हम दिन भर जितना कुछ ट्रॉमा या जितनी चीज़ों से हम गुजरते हैं, उससे हमारी सांसें बार बार तेज़ होती है। अब सांसों की गति, अगर हमने सांसों को ही उल्टा पुल्टा कर दिया, तो वो अंदर जाके क्या कर रहा है, वो क्या सारा कर रहे हैं? सिस्टम कर रहा है। और सांसें, एक बारी आपने इनहेल किया, उसको थोड़ा सा होल्ड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी देर हम होल्ड करते हैं ना सांस को, वो पूरी, अब प्राण जो है वो पूरी बॉडी में घूमती है और हमारे जितने टॉक्सिन्स हैं ना उनको रिमूव करने की कोशिश करती है, रिपेयर वर्क करती है वो। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, कोई मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा किताबों में लिखा है ऐसा। हीलिंग प्रोसेस। हाँ, हीलिंग प्रोसेस है ये। तो ये साइंटिफिकली ऐसा होता है। तो सांस अंदर जाती है और वो पूरा हीलिंग प्रोसेस करती है बॉडी का, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अब हम अगर तेज तेज सांसें ले रहे हैं तो उसको काम करने का वक्त कितना मिला, नहीं मिला उसे वक्त। हम बड़ी जल्दी जल्दी, जब एंगर में हैं, सारा दिन एंग्जाइटी और स्ट्रेस में अगर हम हैं, तो तेज तेज सांसें ले रहे हैं, हमारी सांसें गर्म हो रही हैं, हैवी हो रही हैं, तो वो रिपेयर वर्क नहीं कर पा रही, वो तो बेचारी को अपने आप को ही सेटल करने हम खाना खाते हैं, जैसे हम्म, कि आयुर्वेद में कहा गया है कि भई हमें सुबह सूर्य ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए। उसके पीछे की साइंस कुछ इस तरीके की है कि खाना पचने के बाद हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस में जाती है। वो करेक्ट बॉडी को कहीं न कहीं रिपेयर करती है। करेक्ट। जहाँ जो प्रॉब्लम होती है वो उसको रिपेयर करने में लगाती है। लेकिन होता क्या है कि हम पूरा दिन ही आज ये खा लिया, अब ये खा लिया, अब कुछ और खा लिया, रात को तो पता नहीं हमने क्या-क्या खा लिया। तो वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो खाना पचाने में ही लगा रहता है। यस। उसको टाइम ही नहीं मिला कि मैं शरीर को कब देखूं। तो शायद ये वजह है कि हम बीमार रहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना? तो क्या मेडिटेशन इस चीज में भी हमें हेल्प करता है? हाँ, बिल्कुल करता है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम, प्रोसेस स्टार्ट ही यहीं से होता है कि आप अपनी सांसों पर सबसे पहले ध्यान दो, उसकी स्पीड को देखो, लेट इट गो डाउन, और शरीर को आप छोड़ दो, शिथिल कर दो। तो वो जो एक्सरसाइजेज जब आप स्टार्ट होती है, जैसे जैसे आप सांस पर केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आपकी सांस धीमी हो जाती है, उसको प्यार मिलना शुरू हो जाता है। बहुत छोटी सी शब्दों में अगर समझे, तो किसी इंसान को भी थोड़ा सा प्यार मिलता है तो वो शांत हो जाता है। शांत है। गुस्से में भी कोई आदमी ऐसे खूब Exactly. ऐसे गुस्से में बैठा है ना, उसको जाके कहो अरे यार आई लव यू, इतना कह दो उसको, वो उतने में ही शांत हो जाता है उसका गुस्सा। तो ऐसी हमारी सांसें हैं जो उथल पुथल हो रही है ना, जैसे ही आप उसको बोलते हो आई लव यू और उस पर ध्यान देना शुरू करते हो, उसके साथ कनेक्ट होना शुरू करते हो, तो वो अपने आप शांत हो जाती है। और वहाँ शांत होने के बाद उसका रिपेयर वर्क स्टार्ट होता है, और वो जब हीलिंग स्टार्ट करती है उस वक्त आपका विजुअलाइजेशन, जो आप बोल रहे थे अभी, विजुअलाइजेशन हमारा काम करना शुरू करता है, क्योंकि मेरा मन अब शांत है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, जो क्रिएटिव पावर है हमारी, और कॉन्शियस माइंड सो गया, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ही है ना, वही
पुलिस की तरह ना पुलिसिंग करता है सारी, की डंडा लेके खड़ा रहता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, लॉजिक लाएगा बीच में हर बार। लेकिन जब उसको सुला दोगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड, वो बेचारा प्यारा सा शांत सा है, वो डिवाइन पावर है, वो क्रिएटिव पावर है, हमारे अंदर ही है वो, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। उसको फिर आप जो भी दिखाओगे, जो बोलोगे, जो कमांड दोगे उसे, तो उसको करने में लग जाता है, मल्टीप्लाई करने में लग जाता है। एंड द मोर टाइम यू गिव इट, द मोर creative it is, the more manifestations you will see in the world. The less time you give, the less manifestations will happen. As simple as that. So इसलिए टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, जो लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी चीज़ को ना मैं एक और तरीके से पूछना चाहूँगा, मुझे लगता है कि व्यूवर्स को थोड़ा इजी होगा समझने में। हम्म, आपकी कोचिंग एंड जो हीलिंग प्रोसेस है, हम्म, ये मेडिटेशन करने में कैसे मदद करता है? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। रविंदर जी, मैं जो कोचिंग रात को जब मैं करवाती हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ मेडिटेशन में, तो सबसे पहले तो हम सांसों पर ध्यान देते हैं। सांसों को धीरे धीरे हम लोग शांत करते हैं, और जैसे ही हमारा मन शांत होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव स्टेट में आता है, उस वक्त हम विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज़ अगर हमारी हेल्थ ख़राब है, तो हम सेलुलर लेवल पर जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, और विजुअलाइज करते हैं कि डिवाइन पावर जो हमारे अंदर आई है ऊपर से, वो लाइट अंदर जा रही है, हमारे कण कण में ट्रेवल कर रही है, हर नर्व में, हर ऑर्गन में जा रही है, हर सेल तक जा रही है। एंड सी द सेल स्माइलिंग, जैसे स्माइली बॉल्स होती हैं, ऐसे स्माइल करके देखो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें मैं विजुअलाइज करवाती हूँ लोगों को। पीपल स्टार्ट सीइंग इट। जितना ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करते हैं इसको हैप्पी स्टेट में आने में, और वो उनको लगने लगता है कि हमारे जो सेल्स हैं उनको दिखाई देने लगते हैं कि वो सेल्स हमारे हंस रहे हैं, हैप्पी हैं, हील हो रहे हैं, तो वो जितना भी प्रोसेस वो आधे घंटे का चलता है उनका, दैट वर्क्स वंडरफुली फॉर देम। इतना कि बताते हैं लोग मुझे कि मेरे कंधे में दर्द था मैम पहले, मैं मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले, और अभी आपने सेलुलर हीलिंग करवाई, अब बिल्कुल दर्द खत्म हो गया है, या मेरा हेडेक हो रहा था, अब हेडेक बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इट वर्क्स सो वंडरफुली वेल, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, वो उसको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, वो मेमोरी में स्टोर कर लेता है अपनी। तो उसने मेमोरी में स्टोर कर लिया, वो एनर्जी जो हमारी प्राण शक्ति है उसको हमने डायरेक्शन दे दी, क्योंकि अभी तो हम जाग रहे हैं ना, कॉन्शियस स्टेट में जब होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति कहीं भी घूम रही है इधर उधर। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो हम उसे डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुमने अब इस ऑर्गन में जाना है, इस पर्टिकुलर जगह पर जाना है, यहाँ पर मुझे पेन है, पेन के एलिमेंट्स यहाँ से तूने इस तरह से बाहर निकालने हैं, यहाँ पर हैप्पी एलिमेंट्स लेकर आने हैं तूने। तो जैसे जैसे हम उसे डायरेक्शंस और कमांड देते जाते हैं, हमारी प्राण शक्ति, हमारी जो ब्रेथ जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है, उसके अंदर हीलिंग पावर वही है हमारी, मेन मतलब सोर्स ही वो है सोर्स ही वही है। मेडिटेशन का। तो उस हीलिंग पावर को जब हम ये डायरेक्शन दे देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं, तो वो अपने आप अपना काम करती है, और वो जो हीलिंग ऑटोमेटिकली दिन भर में होती है, अब वो हमारी डायरेक्शन के साथ होती है, तो नेचुरली वो पावरफुल रिजल्ट देती है हमें, और इंस्टेंट रिजल्ट देती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं और इनक्रेडिबल इंडिया है, तो जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं ये सारा सोर्स हम उन्हीं से सीख रहे हैं, यस, है ना? हम बहुत सारे तीर्थ स्थान ऐसे हैं जो ठंडे इलाकों में हैं, और हमने देखा है कि, मैंने देखा है, मैं दूसरों की क्या बात करूं, कि वहां पर कुछ ऐसे ऋषि बैठे हैं जिनके बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन वो बैठे हैं और साधना में लगे हुए हैं। यस, तो कहीं ना कहीं ये मेडिटेशन का ही पार्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। हाँ हाँ बिल्कुल। तो लोग कई कई दिन बिना खाए रह सकते हैं, यस यस, क्योंकि हमारी जो अंदर की एनर्जी ही इतनी है, वो हमें फीड कर रही है अपने आप। हम तो डॉक्टर मेडिटेशन साहब, से जो एनर्जी को जनरेट करते हैं वो हमें फीड करती है, तो ज़रूरत ही नहीं होती आसपास की किसी चीज़ तो डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी आपके क्लाइंट की स्टोरी की। या कोई आपका ऐसा क्लाइंट हो जिसके बारे में आप बताना चाहें कि वो इन मेडिटेशन की पावर से जिसकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो, बिल्कुल चेंज हुई हो, बिल्कुल बदली हुई हो? जी, मैं एक रिसेंट बताऊंगी, हमारे पार्टिसिपेंट हैं मेडिटेशन के ही, उनको शी इज़ अस्थमेटिक, तो काफ़ी सालों से उनको अस्थमा है और वो इन्हेलर यूज़ करती हैं। तो जब वो मेडिटेशन में आई थी तो उन्होंने बताया था कि इस तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं पूछती हूँ पहले क्वेश्चंस उनसे पूछती हूँ। तो अब मेडिटेशन करते करते, प्रैक्टिस करते करते, शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि मैम अब मुझे इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इन्हेलर मैंने यूज़ करना पहले बताती थी कि कम कर दिया, अब धीरे धीरे बंद हो गया। देन वन डे शी टोल्ड मी कि अभी जून की छुट्टियां हुई तो शी वेंट ऑन माउंटेन्स, कहते मैं हाई ऑल्टीट्यूड पे गई,
उससे पहले जब भी मैं हाई जगह पर जाती थी, ऑल्टीट्यूड पे जाती थी, तो मेरे को ब्रेथलेसनेस होती थी। तो मैं इस बारी प्रिकॉशनरी 2 इन्हेलर लेगी कि कहीं मुझे 2 इन्हेलर्स की ज़रूरत ना पड़ जाए, क्योंकि जो यूजुअली होता आया है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन इस बारी मैम बैग में रखे रह गए 2 इन्हेलर, मैं 6 दिन वहाँ रहकर आ गई, मुझे 1 दिन भी ज़रूरत नहीं पड़ी वाह। उसकी। तो आप देखो कि हीलिंग इस लेवल पर हो चुकी है उसकी कि अब वो इन्हेलर छूट गया है, अस्थमा ठीक हो गया इतने सालों का पुराना। तो ऐसे कई किस्से हैं लोगों में, मतलब ज़बरदस्त बदलाव आया है जो अभी बताने पॉसिबल भी नहीं है। तो ये आपको नहीं पता कितना डीप डाइव जाकर वो आपको हील करती है, आपके अंदर जब बॉडी में घुस जाती है ना ये जो एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, तो उसका मज़ा ही अलग है। ये सिर्फ अनुभव लेने की बात है, ये बातों से बताने में समझ में नहीं आएगी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर वो कहते हैं ना भाई, अगर मन शुद्ध है, मन सही है, या मैं यूं कहूँ कि अगर आपके अंदर आंतरिक शांति है, हम्म, तो वो किस प्रकार हमारे काम को, हमारे स्वास्थ्य को, हम्म, और कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को, हम्म, अब वो रिलेशनशिप किसी से भी हो सकता है, एक बॉयफ्रेंड का एक गर्लफ्रेंड से हो सकता है, एक दोस्त का अपने दोस्त से हो सकता है, एक हस्बैंड का उसकी वाइफ से हो सकता है, एक एम्प्लॉयर का एक एम्प्लॉई से हो सकता है, राइट। तो हम उसको कैसे ठीक रख सकते हैं अपने मन को शांत करके? हम्म। अपने मन को शांत करना, तो जैसे अभी टेक्निक्स हमने डिस्कस की, अपने मन को हमने शांत किस प्रकार से रखना है। और दूसरी बात यह है कि लिसनर होना बड़ा ज़रूरी है रिलेशनशिप की। अगर हम बात करें तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। अगर आप सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग जल्दी में होते हैं, नहीं बात सुन पाते, या हम किसी और टेंशन में होते हैं, कुछ और सोच रहे हैं, हमारे पास उसकी बात सुनने के लिए पेशेंस नहीं है। तो मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि कोई भी स्थिति हो, एक बार आप सामने वाले की बात पूरी सुन लें शांत मन से। सुन लें, आपको नहीं एग्री करते कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, जस्ट गिव इट टाइम। और उस पर एक बारी जब आपका मन शांत हो, जब आप खाली हो, एक बार सोचने की कोशिश ज़रूर करें कि वो किस जगह से बोल रहा था वो बंदा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ना ये सोच लेते हैं कि मैंने मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, या फिर मैं किसी पार्टी में गई, मैंने किसी को दूर से ऐसे वेव किया और उसने मेरे को रिप्लाई नहीं करा, वेव नहीं किया या स्माइल बैक नहीं किया, वो बड़ा एरोगेंट है, तो बड़ा घमंडी है। पैसे क्या आ गए, वो तो अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझ ही समझने नहीं लग रहा गया, है ना। मेरे बहुत बहुत देखने है को ना, मिलता है। मेरे नॉट भी नहीं किया मेरे जवाब का। तो अब अगर मैं शांत मन से सोचूंगी, ये भी तो हो सकता है कि मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ पे लाइट्स थी, उसको मेरा चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया, पहचाना नहीं होगा। या ये भी हो सकता है कि उसकी, मुझे लग रहा है कि वो मुझे देख रहा है लेकिन वो देख कहीं और रहा था। या ये भी हो सकता है कि वो बेशक मुझे देख रहा था लेकिन कॉन्शियस, मतलब सामने से मुझे देख रहा था लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, सोच कहीं और थी, तो वो एब्सेंट माइंडेड था उस वक्त। तो इट कैन बी एनी रीज़न। तो वो घमंडी नहीं था, शायद इनमें से कोई रीज़न हो सकता है। तो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको बोलते हैं हम, तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करें, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कभी भी। तो लिसन टू द अदर पर्सन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी से, तो हम लोग ना एज्यूम बड़ा करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, जरूर इसका ये मतलब निकला है, उसने ये इमोजी भेजा जरूर ये मतलब होगा, उसने मेरे फ़ोन नहीं उठाया जरूर ऐसा होगा। एज्यूम बड़ा कर लेते हैं। तो वाई डोंट वी गो एंड आस्क स्ट्रेट अवे, उसको बिठाल के पूछ लो ना, भाई आप उस वक्त ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा, तो क्या मैं सही सोच रही हूँ? पूछ लो उससे, वो बता देगा कि सही सोच रही हूँ कि गलत सोच रही हूँ। इंस्टेड ऑफ थ्रैशिंग बैक ऑन द अदर पर्सन, और जजमेंट ही आपने क्रिएट कर ली उसके लिए कि तुम तो हो ही ऐसे, बस तो फिर तो कुछ हो ही नहीं फिर सकता। तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पास में बैठ के 1-to-1 कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बहुत कम्युनिकेशन important ही है। नहीं है हमारा राइट, राइट। आपस में। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, क्या माइंडसेट पर मास्टरी करने से हम्म, आपका काम स्पीड अप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100%। सोच ही तो है, हाउ? सोच ही तो है। मैंने आपके बारे में अगर सोच लिया पहले से, यहाँ आने से पहले, कि जी रविंदर जी तो इसी तरह से बात करेंगे, और मैं रास्ते भर वही सोचती आ रही हूँ कि रविंदर जी तो ऐसे हैं, मेरे को कुछ लोगों ने बताया था कि वो इस तरह से बात करेंगे, और मैं वही सोचती सोचती आ रही हूँ। तो आप जो भी कहेंगे मैं उसी पर्सपेक्टिव के साथ देखूंगी आपको। ऑलरेडी मैंने जजमेंट तैयार करके आई हूँ आपसे, है ना। तो माइंड सोचना ही तो बहुत है। किसी भी सिचुएशन के बारे में, हम जॉब के बारे में सोच रहे हैं, बॉस मुझे डांट रहा है, तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि वो डांट रहा है तो उसके ऊपर कोई प्रेशर होगा, वो भी तो बेचारा हर्ट सोल है,
कहीं ना कहीं से वो भी हर्ट होकर आया होगा, इस वक्त कह रहा होगा। वो हमेशा तो ऐसा नहीं करता, आज कह दिया उसने तो लेट इट गो, जब शांत होगा तो मैं उससे बात कर लूंगी। तो छोटी छोटी सी कई बातें हैं, हम टाइम नहीं देते चीज़ों को हील होने का, पेशेंस नहीं रखते। तो पेशेंस लूज ना करें, हम थोड़ा सा आराम से सोच लें। और सोच बदलना वो कहते हैं ना, नजरिया बदल लो सब कुछ बदल जाएगा। आपके पास एक वाइट शीट है और उसके ऊपर ब्लैक डॉट लगा हुआ है, तो किसी से आप पूछोगे ना तो लोग सब कहेंगे कि सामने क्या है, कहेंगे वाइट शीट है, वाइट शीट है, वाइट शीट है, सब यही करेंगे। तो हम कहेंगे उसमें और ध्यान से देखो, तो कोई एक व्यक्ति होगा जो कहेगा कि हाँ उसमें एक ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है मुझे। और हो सकता है और ध्यान से बहुत देखिए, सारा व्हाइट हीटर नहीं दिख रहा है, हाँ वो एक ब्लैक डॉट ब्लैक डॉट दिख रहा है, एग्जैक्टली ऐसा होता है ना। वो कहते हैं ना भी किसी की एक कमियां उसकी 100 अच्छाइयों पर बड़ी हो जाती है Yes, कई बार, हाँ। है ना। तो लोग उसकी 100 अच्छाइयां भूल जाते हैं, उसे कमी को याद रखते फोकस हैं। कहाँ है तुम्हारा, Yes, फोकस yes, किस yes. चीज पे है। तो ग्रेटिट्यूड ना यहाँ पे हेल्प करता है। जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करवाते हैं ना रविंदर जी, तो यही बोलती हूँ मैं कि आज दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ वो लिखो। तो जब लोग सोचना शुरू करते हैं ना, क्योंकि आप ऑफिस से आए हैं बड़े थके हुए हैं, परेशान हैं, आज तो भाई बड़ा गंदा दिन गया, जब प्रैक्टिस में आते हैं मैं कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड लिखो कि आपके पास क्या क्या अच्छा हुआ आज, उसके बारे में लिखो। तो दे स्टार्ट थिंकिंग, सोचना पड़ता है अच्छा क्या हुआ। अरे अच्छा हुआ आप टाइम पे पहुंच गए, अच्छा हुआ सुबह आप हेल्दी उठे हो, जिंदा हो आप जी, नहीं तो बहुत सारे लोगों ये का सबसे अच्छी बात है। रात को पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे, जिंदा ही नहीं है वो। आप जिंदा हो, शायद भगवान ने आपको कोई बड़ा काम करने के लिए जिंदा रखा हुआ है, कुछ तो है ना जो करना है, आपका रोल प्ले करना है ना इस धरती पे। तो आप खुश रहो इस पे, आप हेल्दी हो, आपने टाइम पर खाना खा लिया, आपको खाना मिल गया, आप ऑफिस पहुंच गए, रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला, है ना, आपके आपके बच्चे स्वस्थ हैं जो अपने अपने जगह स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ जाना था सब जगह गए, वहाँ उनका दिन अच्छा रहा, वो घर पे वापस आ गए, अच्छे से बैठ के होमवर्क कर रहे हैं। ये ग्रेटिट्यूड की बात है। सोचने बैठो तो कितनी सारी ग्रेटिट्यूड की चीज़ें हैं। तो जब आप हर रोज़ ऐसे रात को बैठकर सोचना शुरू करोगे ना कि दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, तो आप देखोगे कि 7 से 15 दिन में आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी। माइंडसेट मास्टरी की जो हम बात करते हैं ना, माइंडसेट अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर हमारे को आदत पड़ जाएगी हमारे माइंड को कि आज मैंने रात को लिखना है, तो अब मैं नोट करूं क्या क्या अच्छा है। तो दिन में मैं नोटिस करना शुरू कर देती हूँ। अच्छी बातें कई बार खत्म हो जाएंगी, Yes. मतलब गलत बातें दिमाग से स्किप हाँ। हो जाएंगी और अच्छी बातें याद रहेंगी। तो उनकी ये तरफ तो हम नहीं करते, ध्यान ही नहीं जाएगा हमारा। हाँ, हम अच्छी चीजों पे फोकस करेंगे कि मैं आज रात को ये लिखूंगी ग्रेटिट्यूड। लेकिन उल्टा है हमारे साथ, तो हम पूरा दिन में ये सोचते हैं कि आज गलत ये किसने ये बोल दिया, 4 अच्छी चीजों को याद नहीं रखते हैं। हाँ, फोकस कहाँ है। तो अपना फोकस चेंज कर लो, चीजें अपने आप बदलेंगी। डॉक्टर साहब, एक मुझे अपने बारे में बताइए, जो आपका डीलिंग माइंडसेट जो कोचिंग प्रोग्राम है वो किस तरीके से आप चलाते हैं, या फिर और किसके लिए चलाते हैं और कैसे करते हैं उसको? सर जो रात को मेडिटेशन का प्रोग्राम है उसमें तो जो लोग एंजाइटी से, स्ट्रेस से या कोई हेल्थ इशू से, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप इशू से अगर वो फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी उनको लग रहा है दैट दे वांट टू चेंज समथिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि बिना आपकी स्वीकृति के आपके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है एंड आई हैव टू चेंज इट, तो अगर मैं रेडी हूँ तो आप मेरे मेडिटेशन प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो जो बंदा रेडी है आने के लिए, उसके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, मेडिटेशन का प्रोसेस होता है। उसके अलावा पर्सनल मैं गाइडेंस भी देती हूँ, पर्सनल 1-to-1 भी लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, उनको भी मैं टाइम टू टाइम बात करती हूँ जूम कॉलिंग पर। और हमारा जो 21 डेज़ का मेरा प्रोग्राम होता है उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, तो मैं उनको धीरे धीरे गाइडेंस देती हूँ, उनका फॉलोअप लेती रहती हूँ, उनको टेक्निक्स बताती रहती हूँ, दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, और 21 डेज़ में उनको ना रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और फिर डेफिनेटली दे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बट 21 डेज़ में उनको रिजल्ट्स विजिबली सामने आ जाते हैं उनके। ओके, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि अगर ये प्रोग्राम कोई अगर आज देख रहा होगा, या कोई भी जब भी इस प्रोग्राम को कोई देख रहा हो और कोई व्यक्ति स्टक महसूस कर रहा हो, लूज महसूस कर रहा हो, तो आप उसको ऐसा क्या बताना चाहेंगे कि जिससे वो कुछ ऐसा करे और वो थोड़ा सा एनर्जेटिक होना फील करे या उसको अच्छा लगे? ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? उसको सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी, जैसे अभी मैंने कहा कि ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करें कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, क्योंकि जैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ मुझे लग रहा है कि वो बहुत बुरी है, लेकिन बहुत लोगों का सपना हो सकती है वो ज़िंदगी, कि मैडम जैसी ज़िंदगी भी मिल जाए मुझे तो
मैं मेरा जीवन सुखी हो जाए, और मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। हम्म। तो देखना शुरू करें कि मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा है, मेरे सिर पे छत है या कुछ है, जो भी है, मैं फोन है मेरे पास, एवरीथिंग दैट आई हैव बेसिकली ऑलरेडी शुक्रिया अदा करें हाँ, उस परमात्मा जो का, मुझे उस ऑलरेडी बिना भगवान का, कुछ किए जिसने मिल सब गया, दिया है। यस बिना कुछ किए मिल गया ना। हम्म। बचपन से मुझे खाना मिल रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे पैसे कमाने थोड़ी पड़े बचपन से। जब छोटे थे हम पैसे नहीं कमा रहे थे, मेरे माँ बाप मुझे खाना दे रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे। आई डेंट डू एनीथिंग फॉर दिस टू अर्न दैट मनी। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें कितनी बचपन से हमें मिली हैं। तो भगवान ने ऑलरेडी जो मुझे दे दिया उसके लिए मैं शुक्राना करूं हर रोज़। तो वो ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करें सबसे पहले, अगर वो कहीं भी प्रॉब्लम में है तो आप उसी से आपकी जो है ना एनर्जी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। एंड सेकेंडली मेडिटेशन करना ज़रूर स्टार्ट करें। अगर आप अपने आप से कर सकते हैं तो 5 मिनट आंख बंद करके सिर्फ बैठ जाएं। थॉट्स को, लोग कहते हैं कि ना कि थॉट्स को शांत कर ले, थॉट्स शांत नहीं होती हैं, उनको आने दे जाने दे, क्योंकि वो ट्राई करते हैं ना तो लगता है ओहो मेरे से तो मेडिटेशन हो ही नहीं रही, और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फोकस नहीं कर पा रहे ना, दिमाग में पूरे दिन का सब घूम रहा है। हाँ, वो और फोकस लोगों को लगता है कि मेरे दिमाग में घूम रहा है, शायद मैं ही मेडिटेशन ठीक नहीं कर रहा, लोग तो कर लेते हैं, इसलिए वो छोड़ देते हैं करना। लेकिन वही शुरुआत है, वही शुरुआत, वही शुरुआत है। एग्जैक्टली। उसको वहीं पर तो ही ये सोचना जरूरी है कि थॉट्स के साथ चिपकना नहीं है, आ रही हैं जा रही हैं, और उनको बोलो कि मुझे नहीं चाहिए भाई, अभी जाओ, अभी मैं टाइम नहीं है तुम्हारे लिए मेरे पास। तो ये कुछ मतलब ये फनी चीजें हैं जो आप मेडिटेशन में कर सकते हैं। थॉट आ रही है तो उसको जा भाई, जैसे जैसे लगे थॉट इधर उधर जा रही है, ब्रिंग योर फोकस बैक ऑन योर ब्रेथ। यस। बीच में अगेन कुछ सेकंड्स के बाद आपकी थॉट इधर उधर जाने लगेगी, देन ब्रिंग इट बैक। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो जो टाइम फ्रेम है ना शून्यता का, जो जीरो थॉट का, वो स्टेट आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वो बढ़ेगी तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्रैफिक खटते ही आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है, और गाइडेंस तो हमेशा हर पल मिल रही है, इस वक्त भी मिल रही है मुझे गाइडेंस। तो मेरा ध्यान अगर कहीं और है तो मैं उस गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पा रही। जैसे कि अगर मैं आपको देख रही हूँ तो आसपास की चीजें मुझे नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही मेरे लिए, राइट। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो नहीं है, वो है अभी भी। तो सिमिलरली गाइडेंस भी आ रही है, तो गाइडेंस हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, तो हम ग्रैटिट्यूड करें, मेडिटेशन करें, जिंदगी अपने आप बदलने लग जाएगी। और आपसे अगर बात करते करते डॉक्टर साहब मैं तो अपनी सांसों को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब बार बार ब्रेथ की बात कर रहे हैं, बार बार सांसों की बात कर रहे हैं, तो भाई कैसे महसूस होती है, देखे तो सही। आपको एक बात और बताती हूँ, एक ना स्वर विज्ञान को भी प्रैक्टिस करते हैं हम। स्वर विज्ञान में क्या होता है कि हमारा जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो ईड़ा नाड़ी है, राइट है पिंगला नाड़ी है, और जो सेंटर में दोनों का ट्रांजिशन है दैट इज सुषुम्ना नाड़ी। तो ईड़ा नाड़ी इज रिलेटेड टू प्लैनेट मून, चंद्रमा से। चंद्रमा का स्वभाव क्या है, शांत, कोमलता, है ना। और जो पिंगला नाड़ी है दैट इज कनेक्टेड विद प्लैनेट विद सन, और सन का क्या स्वभाव है, एग्रेशन, गर्माहट, है ना, इंटेंसिटी, एनर्जी। तो वही हमारी ये नाड़ियों का चलता है। तो 1 घंटे से लेके 1.25 घंटे तक एक नाड़ी चलती है, एक, और उसके बाद वो चेंज होके दूसरे पे आ जाती है। और जब एक से दूसरे पे स्विच होती है तो वो जो थोड़ा सा पीरियड होता है ना, कुछ मिनट्स का या कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, वो टाइम जो होता है ना फ्रेम, वो सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है हमारी उस वक्त, वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। और ये हम सबके साथ होता है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है हमारे साथ। तो अगर आपका मन, आप ये भी ट्राई कर सकते हो, आपका मन अगर शांत है ना, आप चेक करके देखो, ब्लो करके देखो, आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही होगी उस वक्त। और अगर आप गुस्से में हो ना, उस समय आप चेक कर लो, आपकी राइट नाड़ी चल रही होगी, सूर्य नाड़ी चल रही होगी। देखो ना, बनाने वाले ने कितनी बड़ी इंजीनियरिंग लगाई है इंसानी बॉडी को बनाने में, कि मुझे नहीं लगता कोई इसके बारे में कभी कुछ समझ पाएगा। एग्जैक्टली मशीनरी ऐसी है ना। यस 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 यस। और लोग फिर भी लोग कहते हैं कि क्या है भगवान, क्या है कहाँ है, हमें दिखाओ भगवान। साइंस के स्टूडेंट्स कहते हैं भगवान जो हमें दिख नहीं रहा, हम क्यों माने, वो अरे भाई अपने आप को देख लो, तुम उसमें भगवान दिख जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं ना आपसे एक और मेरा सवाल है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन टीचर्स के लिए और उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी सारी जिंदगी आपने बच्चों को पढ़ाने में और टीचर्स को समझाने में लगा दी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप उन टीचर्स को और उन बच्चों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकें और टीचर्स कहीं ना कहीं अपने पढ़ाने के तरीके पे फोकस कर सकें, ताकि दोनों ही फोकस्ड होंगे तो टीचर मुझे लगता है पढ़ा पाएंगे और बच्चे ठीक से पढ़ पाएंगे।
तो आप इन दोनों को ही क्या 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 कहना चाहते हैं? सर बच्चों को तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने गुरु की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। अगर आपके मन में जो आपको ज्ञान दे रहा है, अगर उसके प्रति आदर नहीं है तो आप ज्ञान कभी अर्जित कर ही नहीं सकते। चाहे बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा टीचर बिठा दो ना, आपके मन में अगर उसके लिए आदर नहीं है तो आप नहीं ग्रहण कर सकते। तो सबसे पहले तो ये है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, आपसे तो थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी है। आप चाहे उसको कितना भी गलत समझो, लेकिन आपसे तो बेहतर बेटर ही है, इसीलिए वो वहाँ है। आपसे ज़्यादा उम्र का अनुभव है उसके पास, आपसे ज़्यादा उसने पढ़ाई भी करी है, तो कुछ ना कुछ देने के लिए वो आया। तो अगर मान लो टीचर को ये भी बच्चों को ये लगता है ना इस टीचर को कुछ नहीं आता, कभी कभी ये भी लगता है, ये बच्चों में आजकल बहुत है कि उसको टीचर को कुछ नहीं आता, टीचर्स का मजाक उड़ाना, क्रिटिसाइज करना उनको। तो टीचर को अगर कुछ नहीं भी आता होगा ना, तो भी थोड़ा सा भी जो ज्ञान होगा ना, चाहे वो उम्र का अनुभव ही वो दे रहा है तुम्हें, वो भी अगर ले लोगे ना, शायद उसी से तुम्हारी जीवन संवर जाए। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करें, वो कह क्या रहा है उसे फॉलो करें, और आपका अपने आप जीवन बदल जाएगा, वो चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। किताबों से दोस्ती करें। आपकी जो बुक्स हैं, आपको लगता है कि मेरे को मैथ्स नहीं आता, मैथ्स को पहले ही हटा दो के पीछे, तो आप बच्चे छोटी सी एक्सरसाइज अगर व्यूअर्स देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, तो आप करके देखें ये से कि जो सब्जेक्ट उनको नहीं आता ना, उस सब्जेक्ट को प्यार से एक बार देखो कि आई लव यू वेरी मच। भले ही आपको अच्छा नहीं लगता, वो उसमें मार्क्स भी कम आते हैं, समझ भी नहीं आता, बट जब आप कुछ सेकंड्स के लिए उसके प्यार से एक बार देखोगे ना, आई लव यू वेरी मच, उसको प्यार से सहला दो थोड़ा बहुत, दिन में चाहे 4 बार 5 बार सहला दो उसे प्यार से। उसके बाद जब आप बुक खोलोगे ना और पढ़ना शुरू करोगे, आप पाओगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ने लग गई है, वो बुक भी आपसे कनेक्ट होने लग गई है। इट्स सो पावरफुल, ये एनर्जी ऐसे इससे आसान तरीका पढ़ाई का कोई और हो नहीं सकता। आप आजमा के देख ले बच्चे। इससे आसान तरीका उन बच्चों के लिए नहीं हो सकता जिनको पढ़ाई जहर लगती है, जिनको लगता है कि ये मुझे बोली क्यों रहा पढ़ने के लिए। हाँ नहीं, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने का नाम ले दो तो उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। यस, ऐसा होता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। सब हम सब उस दौर से गुजरे हैं, उस दौर से गुजरे हैं रैस। और रही बात टीचर्स की, तो टीचर्स से मेरा ये निवेदन है कि हर बच्चा यूनिक है। हम ये तराजू में ना तोलें कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो डफर है, उसको ऐसे शब्द भी ना बोलें, उसमें सेल्फ एस्टीम डाउन करने की कोशिश ना करें, उसको मोटिवेट करें हर तरीके से, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, वो कोई ना कोई स्किल लेकर आया। अरे भाई, कोई पर्पस था ना लाइफ का, तभी तो आया धरती पे, वरना भगवान क्यों भेजते यहाँ? कुछ काम करने ही तो आया है ना, डेफिनेटली। तो उसके अंदर की जो स्किल्स हैं उसको समझें, उसको उभारने की कोशिश करें, उसे प्यार दें, उसे भी रिस्पेक्ट दें बच्चे की, क्योंकि रिस्पेक्ट म्यूचुअल होती है। बच्चा टीचर को दे रहा है, टीचर को का भी फर्ज बनता है कि वो बच्चे को पूरी रिस्पेक्ट दे। अगर कोई बच्चा आकर ये बोल रहा है कि मुझे ये बार बार मैम आपने समझाया लेकिन अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर उसे रिजेक्ट ना करे ये कहकर कि तू तो है ही ना लायक, तेरे को तो कभी आएगा ही नहीं। ये मैंने बहुत टीचर्स में ऐसा देखा है। तो ये ऐसा ना करें। और जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं ना, आप उनकी क्लास में जाकर देखें, उनका जो रिलेशनशिप है बच्चों के साथ, वो इसीलिए अच्छे टीचर हैं, इसीलिए अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। आप बच्चों के साथ 1 to 1 कनेक्ट हो, एक एक बच्चे के साथ। आप अगर वो नहीं पढ़ पा रहा तो उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, गो एंड आस्क दैट चाइल्ड, तेरे को क्या, तू पढ़ क्यों नहीं पा रहा, तुझे मेरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्यों नहीं समझ में आ रहा, या तू परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। हो सकता है वो बच्चा कुछ ऐसा खुलासा करे जो आपको भी शॉकिंग लगे और आपके लिए एक नई रेवलेशन हो, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में। तो ट्राई टू हील दैट लेवल। बच्चे को उस लेवल पे जाके भी आप हील कर सकते हो। उसके पेरेंट्स से, अगर कहीं घर में प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स से बात कर सकते हो। तो उसकी अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो नहीं फोकस कर पा रहा, तो पर्सनल प्रॉब्लम हील कर दो उसकी, वो ठीक करने की कोशिश करें हम। तो टीचर को ना एक पेरेंट बन के भी देखना ज़रूरी है कि वो बच्चा मेरे पास आया तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसकी पूरी लाइफ मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है। मैं जो उसे आज बता रहा हूँ उसकी पूरी ज़िंदगी उसी से बनने वाली है। तो इसको एक फ़र्ज़ की तरह से, एक ड्यूटी की तरह से समझकर और एक अकाउंटेबिलिटी समझकर कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कल का भविष्य बनने वाला है। तो हम टीचर्स या कोई भी व्यक्ति अगर ये रोता है कि भाई क्राइम बहुत बढ़ गया है, लोग सुनते नहीं हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, तो एज अ टीचर मेरे हाथ में है ना वो बच्चे, क्या मैंने उन बच्चों को इम्प्रूव कर दिया? क्या मैं उन बच्चों को इतना समझा पाई कि तुमने ये सब नहीं करना? अगर मैंने उन 10 या 20 या 30 बच्चों को भी वो नॉलेज दे दी, वो ज्ञान दे दिया कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकें और सोसाइटी में भी लोगों की मदद कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, सैलरी को मैंने सार्थक कर दिया। वेरी गुड डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में। Thank you so much. डॉक्टर साहब, एक चीज़ और,
मैं नहीं जानता आपकी किताबों के बारे में, तो एक बार मुझे बताएंगे आपकी 4 किताबें कौन-कौन सी हैं और उनके कंटेंट क्या हैं? जी, मेरी जो सबसे पहले किताब थी वो थी मेरी परछाई, 2015 में आई थी। वो काव्य संग्रह है, उसमें गज़लें हैं अरे वाह! और मुक्तक हैं और इस तरह की चीज़ें, उसमें कविताएँ हैं, नज़्में हैं। और उसके बाद मेरी बुक आई मृग तृष्णा, वो भी पोइट्री की ही बुक है। वो मेरे 2 और फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हमने को-ऑथर की थी। मृग तृष्णा तलाश एक सार्थक जीवन की। उसमें पोएम्स जो हैं वो बेस्ड हैं हमारे स्पिरिचुअल कंटेंट पे। हमारे जो पंचकोशास हैं, हमारे 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, इस तरह के हमने टॉपिक्स लिए हैं, उन पर पोएम्स हैं हमारी। तो वो कविताओं के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है उसमें। उसके बाद बुक आई रिनाउंड सेजेस ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कि इंग्लिश में है। वो मैंने अपने फादर और अपने सिस्टर के साथ को-ऑथर की थी। मेरे फादर भी राइटर रहे हैं और उसमें जो एंशिएंट सेजेस थे जितने भी, तो ऐसे सेजेस की कहानी है, लॉर्ड हनुमान की कहानी है उसमें, ऋषि वशिष्ठ की कहानी है, भारद्वाज की कहानी है। तो ऐसे सेंट्स की कहानियाँ हैं जो हमें सिखाती हैं कुछ, जो हमें एक मॉरल लेसन देकर जाती हैं। तो आप अगर माइथोलॉजी पढ़ते हैं और उन कहानियों में वापस जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा था जो अगर हमने पढ़ लिया और समझ लिया तो हमें आज के आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगी। आर्ट ऑफ लिविंग आती है। तो वो उस पर बेस्ड है। तो वो वन एक्ट प्लेस है उसमें, कहानियों को वन एक्ट प्लेस के माध्यम से, और उसमें मेरी कुछ पोएम्स भी हैं उन्हीं से रिलेटेड जो मैंने उसमें लिखी हैं। उसके अलावा जो अभी लेटेस्ट बुक मेरी आई है पिछले साल, दैट इज़ क्रिएट द लाइफ यू वांट, 21 वेज टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। तो वो किताब सेल्फ हेल्प बुक है। उसमें मैंने अपनी सारी टेक्निक्स का जिक्र किया है और मेरे पर्सनल सुनाई बात या कहीं से पढ़कर लिख दी, वो नहीं है, चैट जीपीटी वाली कहानियाँ नहीं है। हाँ, सारा मेरे एक्सक्लूसिव है बेसिकली। एक्सक्लूसिव, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये टेक्निक्स इस तरह से काम करती हैं, मैंने इनको ऐसे समझा और मैंने जब किया इनको तो मेरे को ये एक्सपीरियंसेस हुए, तो उस तरह से हैं। तो वो लोगों को लगेगा कि पढ़ के रिलेट कर पाएंगे वो कि हाँ ऐसा हो सकता है। डॉक्टर साहब कोई बहुत खूबसूरत पोइम जो आपको याद हो? जी, मेरी फेवरेट गज़ल है, मैं उसे ही यहाँ पर सुना देती हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए के लिए। अरे थैंक यू सो मच मैम। तो अर्ज़ किया है, जिसको लगता है गुमशुदा हूँ, जिसको लगता है गुमशुदा हूँ मैं, जान ले मुझको ज़लज़ला हूँ। वाह! जिसको लगता है गुमशुदा हूँ मैं, जान ले मुझको ज़लज़ला हूँ मैं बचाती हूँ बद्दुआओं से, मैं बचाती हूँ बद्दुआओं से, माँ की भेजी हुई दुआ हूँ, माँ की भेजी हुई दुआ हूँ मैं। मुझको पहचान मेरे नाज़ उठा, मुझको पहचान मेरे नाज़ उठा, तेरा अपनों से राब्ता हूँ, तेरा अपनों से राब्ता हूँ। और मैं सुकून हूँ, खुशी भी हूँ सरहद, मैं सुकून हूँ, खुशी भी हूँ सरहद। कौन कहता है गमज़दा हूँ मैं, कौन कहता है गमज़दा हूँ मैं। आपने देखा कि इस पोएम, इस गज़ल के माध्यम से जो मैं हूँ वही सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है यस। कि मैं हमेशा खुश हूँ। हुँ, कोई कह रहा है कि गमज़दा हूँ तो कहता रहे, मैं तो खुश हूँ, सुकून है मेरे अंदर, सो आई एम सो हैप्पी वही है ना ऑल द मैम, टाइम। हर चीज़ का मतलब तो कहीं न कहीं शांति से ही है। यस, आप अगर अंदर से शांत हैं, तो आप शांत रहेंगे, चाहे बाहर से कुछ भी चल रहा हो, इससे यस, मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो ना चाह के भी आके हमें पूरे देने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम शांत रहते हैं। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। थैंक यू। और मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि अगर टाइम मिले, अगर आपको लगे कि आप डॉक्टर सीमा शर्मा से कुछ सीखना चाहते हैं या उनकी बातों से अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ जानना चाहते हैं अपने को अपने आप से, तो आप ये पॉडकास्ट ज़रूर पूरा देखें और हो सके तो डॉक्टर सीमा से मिलें, क्योंकि वो आपको ज़रूर बताएँगे आप अपने आप से कैसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, आपका व्यूअर्स का भी बहुत धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।